नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर का सिद्धांत चर्चा करेंगे। यानी बोर ने हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब सवाल उठता है कि हाइड्रोजन सदृश परमाणु होता क्या है। तो हाइड्रोजन सदृश परमाणु का मतलब होता है कि ऐसा परमाणु जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन मूव करे। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये होता है हाइड्रोजन 1H1। इसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, इसमें एक प्रोटॉन है। अब अगर जो हम दूसरे परमाणु की बात करें तो कोई भी दूसरा परमाणु यदि लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इससे अलग होगी, यानी एक नहीं होगा। जैसे हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होंगे, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर जो हमको इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रखना है तो एक को हटाना पड़ेगा। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा को छोड़ करके उस एटम से अलग हो जाए तो उसमें क्या होगा, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो ये जो हीलियम होगा ये आयनाइज्ड होगा, ये इसको हीलियम पर प्लस आयन रखेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन अलग हुआ तो एक प्लस होगा इसमें। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन सदृश कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसी तरह से द्विआयनित लिथियम की बात करें, द्विआयनित लिथियम यानी +2, तो चूंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो उसमें 3 प्रोटॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि 2 इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा को छोड़कर अलग हो जाए तो उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करेगा। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो ये जो द्विआयनित लिथियम आयन है वह हाइड्रोजन सदृश परमाणु कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब हम देखेंगे कि बोर ने हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो उसमें इन्होंने सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था वो रेडियस के रिस्पेक्ट में दिया था। उन्होंने ये कहा कि जो अनुमत अस्थायी कक्षा यानी परमिसिबल जो ऑर्बिट होगा उस कक्षा का रेडियस कितना होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, Rn = n² h² πm/z²। तो इस फॉर्मूले से अगर जो देखा जाए तो Rn किस पे डिपेंड कर रहा है, Rn यानी nवीं कक्षा का ये रेडियस है, ये जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा n² के। ये n² के प्रोपोर्शनल होगा। ये ध्यान रहे कि अभी यहाँ पे हाइड्रोजन सदृश परमाणु की बात हो रही है, न कि हाइड्रोजन की। तो यदि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगा, Rn इज प्रोपोर्शनल टू n², ये हो जाएगा। अब अगर जो हम पहले कक्षा के लिए हम उसकी त्रिज्या की बात करें तो R1 = उस फॉर्मूले से अगर जो देखेंगे तो R1 = क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो Z की वैल्यू 1 होगी और N की वैल्यू 1 होगी। तो हमको मिलेगा h² और इसकी जो वैल्यू होगी कैलकुलेशन करने पे वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होगी। इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होगी। कैलकुलेशन करेंगे H की वैल्यू, ε0 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और E पे यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू, सबको रखेंगे तो ये 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो इस तरह से अगर जो हम इस R1 को कहें, R1 को कुछ नाम दें तो इसी को बोर ने बोर रेडियस कहा था। बोहर ने इसी को बोहर त्रिज्या कहा था, यानी बोहर त्रिज्या की जो वैल्यू है वो R1 = 0.53 एंगस्ट्रॉम है। अब अगर जो इस बोहर त्रिज्या के टर्म में हम इस Rn को एक्सप्रेस करें तो क्या होगा, Rn = R1
एन स्क्वायर अपान जेड। जैसा कि आपको फॉर्मूला दिख रहा है, उस फॉर्मूले से अगर जो देखेंगे तो R1 इक्वल टू हो जाएगा इतना। तो इससे स्पष्ट है कि यदि हमको बोर रेडियस पता है तो बड़े आसानी से किसी भी कक्ष की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। अब हम यदि दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट है कि किसी भी अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, वह वेग किस पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से अगर जो देखा जाए तो Vn यानी nवीं कक्षा में, nवीं अस्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वो प्रोपोर्शनल होगा Z अपान n के। यानी Z परमाणु क्रमांक और nवीं कक्षा पर वो निर्भर करता है। हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए बात हो रही है। यदि हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होगी और Vn इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, या ये कह सकते हैं Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। यानी nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वो मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कक्षा के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट कि किसी भी अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग किस पे डिपेंड करता है। अब यदि हम तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़े तो तीसरे पॉइंट में है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी अस्थायी कक्षा में घूमता है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिख रहा है, En इक्वल टू -mz² अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। और इसी को यदि रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में लिखें तो En की जो वैल्यू आती है वो -z² RH अपान n स्क्वायर होती है। और RH की वैल्यू अगर जो आप रखते हैं तो जो En आता है वो -z² ये आता है 13.6 और अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है जब हम RH की वैल्यू रखते हैं। R की वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, और H की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये इतना होता है। और C की वैल्यू आप जान रहे हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि इन तीनों मान को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे RH की जगह पे तो ये आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो अब अगर जो हाइड्रोजन के लिए देखा जाए तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से En कितना होगा, En हो जाएगा -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हाइड्रोजन के लिए यदि कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में मूव कर रहा है तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लास्ट पॉइंट है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा n2 से n1 में जाता है तो क्या होगा। यदि n2 इज ग्रेटर देन n1 है तो इस केस में इसके संगत यदि एनर्जी E2 हो और इसके संगत जो एनर्जी हो वो E1 हो, तो E2 डिफरेंस E1 के बराबर ऊर्जा वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में रिलीज करेगा। अब जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में वो रिलीज करेगा तो उसकी कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ न कुछ उसका वेवलेंथ होगा। तो यदि वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला देखा जाए तो बोर ने क्या दिया था, बोर ने उसके लिए फॉर्मूला दिया 1/λ इक्वल टू Z² R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है वेवलेंथ के लिए जब रेडिएशन होता है तो उस केस में। और एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो 1/λ होती है इसको तरंग संख्या भी कहते हैं, वेव नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ से 1/λ निकालेंगे फिर उसका इन्वर्स करेंगे तो लैम्डा मिल जाएगा। तो इस तरह से बोर ने किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो जो एनर्जी रिलीज करता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में रिलीज करता है। तो उन तरंगों का कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य होता है, तो उसको तरंग दैर्ध्य को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था।